हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट्स, इस समय हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 विलयन को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विलेयता। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्युबिलिटी। देखिए, विलेयता इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में विलेयता की परिभाषा को चित्र के साथ समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कोई गैस किसी द्रव में किस प्रकार से घुलती है। ठीक है, यानी कि जो गैसों की द्रव में विलेयता है, जिस पर आपका हेनरी का नियम आधारित है, उसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, विलेयता और कोई गैस द्रव में कैसे घुलती है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, विलेयता होता क्या है, नाम से ही आपको लग रहा है विलेयता यानी कि घुलना। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो देखिए, इसका डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। तो किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। यानी कि कोई पदार्थ विलायक में, ठीक है, कोई पदार्थ विलायक में कितना घुलती है, वही उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। जैसे समझिए, मान लीजिए ये एक पात्र है। ठीक है, अब इस पात्र में, इस बर्तन में जल भरा हुआ है। क्या भरा है? इस बर्तन में जल भरा हुआ है। जल का मतलब पानी। ठीक है, तो ध्यान से समझिए और समझ में आपके आ जाएगा। अब हम कोई पदार्थ बाहर से लेकर आते हैं। भाई साहब, पदार्थ जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, अब ये आ चुके हैं, इसमें आ चुके हैं। ठीक है, अब ये पदार्थ जो है इस जल में, ये पदार्थ जो है, ये पदार्थ, ठीक है, इस जल में कितना घुलती है, वही उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। यानी कि कोई पदार्थ किसी जल में कितना घुलती है निश्चित ताप पर, वही उस पदार्थ की विलेयता कहलाएगी। ठीक है, तो यही होती है विलेयता। समझ में आया? अब देखिए, ये जो लिखा है इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, मान लीजिए जो जल लिया गया है वो 100 ग्राम लिया गया है। ठीक है, कितना लिया गया है? 100 ग्राम लिया गया है। तो कोई पदार्थ इस 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है। कब तक घुलती है, वही उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? विलेयता का मतलब घुलना, जैसे विलेय का मतलब होगा घुलना। ठीक है, तो कोई पदार्थ विलायक में घुल जाए, वही उसकी विलेयता कहलाएगी। ठीक है, समझ में आया? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। यानी कि विलेय की वह अधिकतम मात्रा किसी पदार्थ की, जैसे पदार्थ हमने लिया, इसकी वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाए, वही उसकी विलेयता होगी। ठीक है, समझ में आया? कोई इसमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखिए, भिन्न भिन्न जो आपके किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर किसी विलेय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा ही विलीन हो सकती है। ठीक है, तो ये विलेयता आपको समझ में आया? यानी कि किसी पदार्थ, कोई पदार्थ विलायक में कितना ज़्यादा घुलता है, वही उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला टॉपिक हमारा है गैसों की द्रव में विलेयता, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। और इसी पर आधारित हेनरी का नियम है। यानी कि कोई गैस किसी द्रव में किस प्रकार से घुलती है, वही है आपका हेनरी का नियम। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए, ये है क्या? गैसों की द्रव में विलेयता, यानी कि भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। यानी कि जो भिन्न भिन्न गैसें हैं, उनकी द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अलग अलग गैस जो हैं वो द्रव में उनकी विलेयता, उनके घुलने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। उदाहरण देखिए, ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। यानी कि जो आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है, क्या है, जो आपका O2 है, ये जल में कम मात्रा में घुलनशील है। ठीक है, ये जो है जल में कम घुलनशील है। घुलनशील का मतलब कम घुलती है। ठीक है, और आगे पढ़िए, जबकि अन्य कुछ गैसें जैसे CO2, HCl, जैसे आपका CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद में HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो दोनों गैसें हैं, ठीक है, ये जो दोनों गैसें हैं, ये जल में अधिक घुलनशील हैं। जल में अधिक घुलनशील, ठीक है, अधिक घुलनशील। यानी कि कोई गैस किसी द्रव में कितनी घुलती है, वही उसकी क्या है,
विलेयता है। ठीक है, तो देखिए भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है, यानी कि जो अलग अलग गैसें होती हैं उनकी द्रव में जो घुलने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। जैसे ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो जल में कम मात्रा में घुलती है, जबकि अन्य कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि ये सब जो आपके हैं वो जल में अधिक घुलनशील है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर और याद रखिए, जो गैसों की द्रव में विलेयता है, गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है, यानी कि कोई गैस किसी द्रव में कितना घुलती है वो आप अवशोषण गुणांक द्वारा समझ सकते हैं। क्या है अवशोषण गुणांक, चलिए उसको समझ लेते हैं। तो पहले इसका एग्जाम्पल समझिए, ऑक्सीजन जो है वो जल में कम घुलनशील है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है और HCl ये जल में अधिक घुलनशील है। अब देखिए अवशोषण गुणांक होता क्या है। देखिए निश्चित ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस के मानक ताप एवं दाब पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं। यानी कि निश्चित ताप होना चाहिए तथा वायुमंडलीय दाब भी निश्चित होना चाहिए। किसी विलायक के निश्चित आयतन में, यानी कि कोई विलायक है उसके निश्चित आयतन में, ठीक है, घुली हुई गैस के मानक ताप एवं दाब पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका हो जाएगा अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है, यानी कि अगर अवशोषण गुणांक, ठीक है, आप कह सकते हैं अवशोषण गुणांक का मान जो है वो अनुपाती होता है गैसों की विलेयता, यानी कि विलेयता के। ठीक है, यानी कि अवशोषण गुणांक का जो मान होता है वो गैसों की विलेयता के अनुपाती होता है, यानी कि अवशोषण गुणांक का मान, किसी पदार्थ के अवशोषण गुणांक का मान जितना अधिक होगा, किसी गैस का अवशोषण गुणांक का जो मान है वो जितना अधिक होगा वह द्रव में उतनी ही ज़्यादा विलेय होगी, यानी कि उतनी ही ज़्यादा घुलेगी। ठीक है, जैसे हम लोग आगे चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ सामान्य गैसों के अवशोषण गुणांक 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जलीय विलयन में निम्न है, यानी कि कुछ गैसों के अवशोषण गुणांक आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इधर मैं लिखूँगा गैसें, ठीक है, यानी कि कौन कौन सी गैस है, और इधर लिखूँगा अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक। ठीक है, तो देखिए ये आपका गैस है, ये अवशोषण गुणांक है। यहाँ पर गैस अगर हम हीलियम की बात करें, किसकी, हीलियम की, तो हीलियम का अवशोषण गुणांक होता है 0.009। ठीक है, अगर बात करें N2 नाइट्रोजन की तो इसका होता है 0.015। उसके बाद में हम बात करें H2 की तो H2 हाइड्रोजन 0.017। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें O2 की तो O2 का होता है 0.028। ठीक है, अगर हम बात करें CO2 की तो CO2 का अवशोषण गुणांक होता है 0.88। उसके बाद में अगर हम बात करें H2S की तो हाइड्रोजन सल्फाइड की, इसका होता है 2.62। अभी दो और हैं उनको हम लिख देते हैं। जैसे हम बात करें HCl की तो उसका होता है 4.42। ठीक है, अगर हम लोग बात करें NH3 यानी कि अमोनिया की तो इसका सबसे ज़्यादा अवशोषण गुणांक होता है 7.10। तो मैंने आपको बताया जिस गैस का अवशोषण गुणांक सबसे ज़्यादा होगा वह द्रव में उतना ही ज़्यादा विलेय होगी, यानी कि उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो देखिए NH3 जो है, NH3 इसका जो अवशोषण गुणांक है, ठीक है, अवशोषण गुणांक वो कितना है, 7.10 है, यानी कि अधिक है, तो इसकी जो विलेयता होगी वो अधिक होगी। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा किसी गैस का अवशोषण गुणांक होगा वो उतना ही ज़्यादा द्रव में घुलेगी। ठीक है, देखिए हीलियम का कम है तो हीलियम की विलेयता कम होगी, यानी कि वो द्रव में उतना ही कम घुलेगी, उसकी विलेयता कम होगी। तो अवशोषण गुणांक पर भी विलेयता निर्भर करती है। अगर अवशोषण गुणांक किसी गैस का ज़्यादा है तो वो जल में यानी कि द्रव में ज़्यादा विलेय होगी, अगर अवशोषण गुणांक कम है तो वह द्रव में कम विलेय होगी, यानी कि उसकी विलेयता कम होगी। तो ये थी आपकी विलेयता एंड किसी गैस की द्रव में विलेयता। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अगला टॉपिक मैं जल्द लेकर आऊँगा, तब तक आप लोग इसके आगे के जो मैंने पढ़ा रखे हैं उनको आप लोग लगातार पढ़ते रहिए।